गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, जिसका हम पहले इतिहास के बारे में जानेंगे कि वो था क्या थी इस्लामिक वास्तुकला। भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के प्रवेश के साथ भारतीय कला के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। कि भारत में जब इस्लाम धर्म के लोगों ने प्रवेश किया, इस्लाम धर्म को चलाने वाले लोगों ने प्रवेश किया, तब भारतीय कला के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। स्वरूप यानी उसके आकार बदल गए, उसका महत्व बदल गया। यूँ तो 8वीं शताब्दी से भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में इस्लामिक संस्कृति का मिश्रित होना आरंभ हो गया था। इनका कहने का ये मतलब है कि 8वीं शताब्दी से ही भारतीय संस्कृति में भारतीय इस्लामिक संस्कृति का मिश्रण होना शुरू हो गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी सल्तनत की स्थापना अर्थात सल्तनत की स्थापना से भारत के सांस्कृतिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जो 1526 तक चला। इसके पश्चात मुग़लों का भारत में आगमन हुआ। कि इसका जब सूत्रपात हो गया, उसके बाद वहाँ पर मुग़लों का आरंभ हुआ। मुग़लों का शासक भारत में लंबी अवधि तक स्थापित रहा। कि मुग़लों ने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक राज किया। मुग़ल शासकों और सल्तनत शासकों की स्थापत्य और वास्तुकला शैली भारतीय वास्तुकला शैली की विशेष रूप से प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप वास्तुकला में एक नवीन विकसित रूप परिलक्षित हुआ। कि इन्होंने कहा है कि जब मुग़ल शासकों और सल्तनत शासकों की स्थापत्य और वास्तुकला शैली भारतीय वास्तुकला शैली को विशेष रूप से प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप वास्तुकला में एक नवीन विकसित रूप परिलक्षित हुआ यानी सामने आया। सल्तनत युग में भारतीय स्थापत्य के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ, कि सल्तनत युग में जब भारतीय स्थापत्य के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ, वह भारतीय एवं इस्लामिक शैलियों का सम्मिश्रण था। मतलब कि इन दोनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया था। इसलिए वास्तुकला की इस नवीन शैली को इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली की अपनी विशेषताएं थी। निर्माण कार्य में उनकी ये विशेषताएं ऐसे थी। निर्माण कार्य में मेहराब होते हैं दरवाजे पर बना अर्धमंडल भाग। कि जो मेन दरवाज़ा होता है उसके ऊपर अर्धमंडल एक भाग बना होता है, जिसे मेहराब कहते हैं। गुंबद, जो मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा अर्धवृत्ताकार बने होते हैं, उन्हें गुंबद बोलते हैं। संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग। इमारतों का निर्माण हेतु सामग्रियों में पत्थर, कंक्रीट एवं चूने का प्रयोग। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध है। जीवित वस्तुओं यानी कि जीवित वस्तुओं को वहाँ पर चित्रित नहीं किया जाता है। केवल निर्जीव वस्तुओं का अंकन होने के कारण इन्हें सजाने हेतु अनेक प्रकार की फूल पत्तियों, ज्यात्मिक एवं कुरान की आयतों का अंकन किया जाता है। कि इस्लाम धर्म में जीवित वस्तुओं का चित्रण करना निषिद्ध है। केवल निर्जीव वस्तुओं का अंकन किया जाता है और उन्हें सजाने के लिए फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ज्यात्मिक यानी कि हमारी जो मैथ में शेप्स होती हैं, आयताकार, वृत्ताकार, ट्रायंगल, ये सब जो शेप्स होती हैं वो ज्यात्मिक में आती हैं और कुरान की आयतों का अंकन किया जाता है। सल्तनत युग में वास्तुकला में पर्याप्त उन्नति हुई और तकनीक दृष्टि से भारतीय वास्तुकला को इस युग की देन 4 तत्व हैं। नोकदार 3 पतिया मेहराब, डांटदार छत्ते, 8 पहलू कक्ष की रचना और दोहरा गुंबद। 8 पहलू यानी जिसके 8 दरवाजे हों या खिड़कियां हों। ये चारों तत्व मूलतः ईरानी हैं, परंतु सुल्तानों के युग में यहाँ पर इनका व्यापक प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। सल्तनत युग के समापन के साथ ही मुग़ल युग आरंभ हो गया था। कि सल्तनत युग जब समाप्त हुआ, उसके साथ ही मुग़ल युग की शुरुआत हो गई। इस युग में सल्तनत युग की तकनीक का विकास और परिष्कार हुआ है। विकास
बहुत आगे बढ़ जाना, और परिष्कार होता है सुधार होना, कि विकास भी हुआ और उसमें साथ के साथ सुधार भी हुआ, बहुत चीज़ों में सुधार लाया गया। यदि सल्तनत युग इस्लामी वास्तुकला के प्रारंभ का है तो मुग़ल युग उसके स्थायित्व का है। कि अगर सल्तनत युग से इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत हुई है तो उसकी स्थापना मुग़ल युग ने की है। इस युग की वास्तुकला विकास का क्रम तय करते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंच गई। इस काल में एक जीवन शैली विशेषकर मुग़ल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में अनेक ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं। कि यही युग था जिसमें सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण हुआ और वो आज भी वास्तुकला के विशेष नमूनों के रूप में प्रस्तुत हैं और आज भी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मुग़ल स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रण है। इस काल में फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर की शर्की स्थापत्य कला की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। मुग़ल स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख विशेषता थी संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावत। कि संगमरमर के पत्थरों को हीरे व जवाहरात से सजाया गया था। पितृदुरा एवं महलों में बहते पानी की व्यवस्था। मुग़ल स्थापत्य कला का सूत्रपात बाबर के कार्यकाल से हुआ, कि उसके समय में यह शुरू हुआ और इसकी चरम परिणति अकबर और शाहजहाँ के काल में देखने को मिलती है। शाहजहाँ का काल मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शाहजहाँ के काल में ही सबसे ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण हुआ था। इस काल की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी नक्काशी युक्त मेहराबे, बंगाल शैली में मुड़े हुए कंगूरे तथा जंगले, खंबे इत्यादि। आगे हम भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के नमूने के रूप में कुछ इमारतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का वर्णन कीजिए। कलाकार अज्ञात, निर्माणकर्ता कि जिसने उसका निर्माण किया कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। माध्यम पत्थर शिल्पकला। काल 12वीं सदी। स्थान नई दिल्ली। विवरण। कुतुब मीनार जो दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। कि 12 मील दूरी पर मेहरौली गांव में दिल्ली से 12 मील की दूरी पर स्थित है, का निर्माण 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया, यानी शुरू करवाया। परंतु इस मीनार का कार्य पूर्ण करवाना था कुतुबुद्दीन के दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने सन 1230 में। की शुरुआत तो उन्होंने की और इसका आगे निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। यह मीनार कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार, जिसे अल्लाई दरवाज़ा कहा जाता है, उसके पास स्थित है। इस मीनार का प्रयोग नमाज की अजान के लिए किया जाता है, कि लोग वहाँ पर आकर नमाज पढ़ते हैं। सतह पर इस मीनार का परिमाप 13.75 मीटर है। मतलब नीचे से जब इसे बनाना शुरू किया गया है तो इसका परिमाप है 13.75 और ऊपर की ओर होते होते ये कम हो जाता है 2.75 मीटर। आरंभ में इसकी मंजिलें 4 थी, बाद में इसमें एक और मंजिल को जोड़ दिया गया। वर्तमान में इसकी मंजिलें हो गई 5। इसकी ऊंचाई है 72.56 मीटर। अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए इसके आंतरिक भाग यानी अंदर वाले भाग में सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनकी संख्या है 379। इस मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई हैं तथा ऊपर की 2 जो मंजिलें हैं वो लाल पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से निर्मित की गई है। प्रत्येक मंजिल पर बाहर की ओर सजावटी व नक्काशी युक्त छज्जों का घेरा बनाया गया है, यानी छज्जों को सुंदर और नक्काशी बनाया गया है। इन छज्जों पर संकीर्ण द्वार बनाए गए हैं, संकीर्ण यानी छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं, जिससे शहर में दूर तक देखा जा सके। उसके बाद आता है हमारा
तीसरा क्वेश्चन, ताजमहल का वर्णन कीजिए। ताजमहल, जानते हैं आप ताजमहल, बहुत ही आकर्षक और अच्छी जगह है। कलाकार अज्ञात, निर्माणकर्ता शाहजहां, माध्यम मकराना का सफ़ेद संगमरमर, समय 1631 से 1651 ईस्वी, स्थान आगरा उत्तर प्रदेश। विवरण, यह सुंदर इमारत यमुना के तट पर आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह इमारत शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी अर्जुअन बानो बेगम की स्मृति में बनाई गई, जो मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती थी। कि शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़ बेगम, हमने सबने मुमताज़ बेगम के नाम से उसको जानते हैं, परंतु उनका जो असली नाम था वो था अर्जुअन बानो बेगम। यह 22 एकड़ का क्षेत्रफल घेरती है, मतलब 22 एकड़ ज़मीन पर यह बनी हुई है। यह 20,000 मजदूरों व कलाकारों द्वारा 20 वर्ष के कार्यकाल में संपूर्ण की गई, यानी 20,000 मजदूरों ने इसे 20 वर्षों में पूरा किया। इसमें खर्च राशि उस समय 20 लाख रुपए लगे थे, परंतु इस समय इसकी कीमत है 4 करोड़ 80 लाख रुपए। यह इमारत 20 मीटर लंबे व 20 मीटर चौड़े वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है। मुख्य द्वार की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई भी 20 है। इस इमारत के 4 कोनों में 4 मीनारें और केंद्र में गुंबद है, मतलब चारों कॉर्नर पे 4 मीनारें बनाई गई हैं और बीच में गुंबद है, और चारों ओर बराबर खाली स्थान छोड़ा गया है कि सारे की सारी हिस्से जो है वो बराबर लंबाई चौड़ाई में छोड़े गए हैं। इमारत को किसी भी कोने से देखने में वह समानुपातिक लगती है, बिल्कुल समान दिखाई देती है, और 4 मीनारें देखी जा सकती हैं। यदि हम किसी भी कोण से देखते हैं, मतलब हम किसी भी कॉर्नर में खड़े होकर इसे देखते हैं, तो ये चारों मीनारें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। केंद्रीय गुंबद जो अर्धवृत्ताकार है, किसी भी स्थान से देखा जा सकता है, सभी स्थानों में एक सा दिखाई देता है। अतः यह इमारत समान संतुलन का उदाहरण है, जिसमें केंद्रीय बड़े गुंबद के चारों ओर 4 संतुलित छोटे गुंबदों को स्थित किया गया है। गुंबद की विभागीय रेखाएं मीनारों में भी एकता लाने के लिए दोहराई गई है। 4 मीनारें आंतरिक व सांसारिक विस्तार की भावनाएं प्रदान करती हैं। उसके बाद है हमारा बीजापुर का गोल गुंबद पर नोट लिखो। कलाकार अज्ञात, माध्यम ईंट पत्थर व बजरी, समय 1627 से 1657, आकार 185 वर्ग मीटर, स्थान बीजापुर कर्नाटक। गोल गुंबज या गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1659 में खास इंडो इस्लामिक शैली में किया गया था। 47.5 मीटर के वर्गाकार आधार पर 44 मीटर व्यास वाला गुंबद है, जिसकी ऊंचाई 33.22 मीटर है। गुंबद के आधार में कमल पंखुड़ी रूपी आकृतियां बनी हैं। कि ये क्या कह रहे हैं कि गोल गुंबद जो है वो आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1659 ईस्वी में खास इंडो इस्लामिक शैली में किया गया था। गुंबद के आधार में कमल पंखुड़ियाँ रूपी आकृतियाँ बनाई गई हैं। आधार यानी उसके बेस में कमल की पंखुड़ियों को बनाया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है, मतलब सबसे बड़ा गुंबद आदिल शाह का मकबरा ही बनाया गया है। इस इमारत के अंदर विशाल हॉल है, मतलब बहुत बड़ा एरिया खाली है। गुंबद के अंदर की ओर आधार प्रदान करते आर्क हैं, बेस देने के लिए आर्क बनाए गए हैं, तथा एक वहीं पर गैलरी भी बनाई गई है आगे। इमारत के चारों कोनों पर अष्टकोणीय 7 मंजिलों वाली मीनारें हैं। कि चारों कॉर्नर पर 8 कॉर्नर वाली 7 मंजिलें बनाई गई हैं। इन मीनारों में गुंबद तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। गुंबद के गोलाकार आधार को अंदर से अलंकृत करने के लिए लटकती हुई आकृतियां बनाई गई हैं। कि गुंबद के गोलाकार आधार को यानी सजाने के लिए, अंकुरित करना,
सजाने के लिए लटकती हुई आकृतियाँ बनाई गई हैं। भारी कोष्ठक युक्त किनारी जो टोडे पर टिकी एक विशाल गोल आकृति है, शेष गुंबद को आधार प्रदान करती है। गोल गुंबद मध्ययुगीय भारत की बेहतरीन शैलियों का मिश्रण है।